7 अगस्त को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा बिल्कुल प्रोजेक्टर पर होती है, बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में। उसके बाद में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2 भाषा में कन्वर्ट करते हैं। पहले इंग्लिश में बताते हैं सेम चीज़, बाद में उसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। लगभग 1 घंटे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका वीडियो राहुल गांधी के चैनल पर भी पड़ा हुआ है और न्यूज़ चैनल पर तो है ही है। साथ ही साथ जब हमने उस वीडियो को देखा, उसके बाद उसमें जो दिए गए प्रूफ को एनालाइज किया। बेसिकली उन्होंने 5 तरीके बताए थे चोरी करने के वोट को। हमने उनको एनालाइज करने की कोशिश करी, हमने उनके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करी। तो शॉकिंग फैक्ट थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम है मोक और आज की इस वीडियो में हम लोग डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ और क्यों हुआ है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपना ओपिनियन प्लीज़ बताना। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। राहुल गांधी का सबसे पहले कहना होता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हमको पेपर फॉर्म में दे रहा है, वो हमको रद्दी के टुकड़े पकड़ा रहा है कि इसमें ढूंढो जाके जाओ तुम, हमें डिजिटल फॉर्म में डाटा नहीं दे रहा है। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है। और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। सबसे पहले सवाल था राहुल गांधी का कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो मतदाता सूची को डिजिटल डेटा के फॉर्म में क्यों नहीं दे रहा है। वो उन्हें हार्ड कॉपीज क्यों दे रहा है, जो कि 7 फीट की हैं और जो 300-400 किलो की, जिन्हें पढ़ना मुश्किल है और एनालाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जा रहा है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा जानने की कोशिश करी। तो सेम एक ऐसा ही केस 2019 में हुआ था। एक मध्य प्रदेश के हैं कमलानाथ, उन्होंने ECI के अगेंस्ट एक RTI फाइल की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्हें मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट चाहिए, मशीन रीडेबल फॉर्म में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही मना किया था। उसके बाद में जब मैंने और ज़्यादा जानने की कोशिश करी तो मुझे कुछ चीज़ों को पता चला। जैसे कि एक एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट, इसके अकॉर्डिंग कि जो वोटर का डेटा होता है वो वेरी क्रूशियल होता है और उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अलाउड होता। दूसरी बात ये, केवल एथोराइज्ड पार्टीज़ को दिया जाता है, एथोराइज्ड कैंडिडेट्स को दिया जाता है और ये लिमिटेड एक्सेस में दिया जाता है, ओपनली वाइडली प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो यही सेम चीज़ ECI ने भी अपने बयान में बोली है, इसीलिए डाटा नहीं दिया गया। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? राहुल गांधी एक नाम लेते हैं गुरकीरत सिंह डांग का। ये जो गुरकीरत सिंह डांग है वो बताते हैं इसके पास 4 अलग अलग वोटर कार्ड है। वोटर कार्ड में एक नंबर होता है EPIC नंबर, जैसे आधार कार्ड का एक यूनिक आधार नंबर होता है, सेम ऐसे ही वोटर कार्ड का भी एक यूनिक नंबर होता है जिसको EPIC नंबर बोलते हैं। अब जो ये EPIC नंबर होता है, हम लोग EPIC नंबर और स्टेट डाल के उस वोटर लिस्ट की थोड़ी थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फ़ोटो एड्रेस तो नहीं आता है, बट वो वोट कहाँ डाल सकता है, वो किस एरिया से आता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी लगती है, ये चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, उसकी EPIC नंबर से उसका वोट सेंटर या पोलिंग बूथ कहाँ होने वाला है ये भी पता चलता है। गुरकीरत सिंह डांग के 4 अलग अलग EPIC नंबर दिए थे और जब मैंने इनको सर्च करने की कोशिश करी तो शॉकिंग चीज़ ये थी कि चारों सही निकले। जो राहुल गांधी बता रहे, बिल्कुल सही बात बोली है राहुल गांधी ने यहाँ पे। गुरकीरत सिंह डांग के पास 4 EPIC नंबर है, इसका मतलब 4 वोटर कार्ड है, वो 4 जगह वोट डाल सकता है। बिल्कुल बात सही निकलती है और इसकी फ़ोटो सामने जो मैंने सर्च किया वो फ़ोटो भी मैं लगा दे रहा हूँ। अगर आपको भी ये निकालना है तो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप कहाँ पर जाके EPIC नंबर और स्टेट कर्नाटका डाल के आप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये पब्लिकली अलाउड होता है और इसका एक्सेस देती है हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्च करने, क्योंकि हम लोग अपना भी चेक कर सकते हैं। हमने अपना वोटर ID कार्ड डाल के चेक कर लिया, आप भी अपना चेक कर लीजिए। ओके, और ये गुरकीरत सिंह डांग का, इसको भी मैंने वहीं चेक किया, आप भी चेक कर सकते हैं। विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं
या दोनों जगह वोट करना है। अब जो नेक्स्ट सवाल उठाते हैं राहुल गांधी, उनके अकॉर्डिंग एक नाम है विशाल सिंह। ये जो विशाल सिंह है वो कहते हैं इसने 3 जगह वोट डाला है, या ये 3 जगह वोट डाल सकता है, 2 जगह महापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 1 जगह बनारस में। ओके, अब बनारस में वोट डाल सकता है, मैंने मानी बात। इन्होंने कहा एक EPIC नंबर पे वो 3 जगह वोट डाल रहा है, उसके 3 अलग अलग एड्रेस सेव है यहाँ पे, एक बनारस का है, 2 महापुरा ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग पोलिंग बूथ हैं। मेरा एक कॉमन सा सवाल ये है कि मेरे पास भी आधार कार्ड है, आपके पास भी आधार कार्ड है, हमारे आधार नंबर पर एक एड्रेस रजिस्टर होता है। अगर मेरे 2 घर हैं तो एड्रेस तो एक ही रजिस्टर होगा। सपोज मैं भी नोएडा में हूँ, ठीक है, मेरा घर मेरठ में, जो कि नहीं है, मेरठ में है, या तो मैं मेरठ में वोट डाल लूँ, या तो मैं नोएडा में डाल लूँ, या तो मैं डबल वोटर ID कार्ड बना लूँ। एक वोटर ID कार्ड पे एक ही जगह में वोट डाल पाऊंगा। अब एक नंबर EPIC नंबर इन्होंने दिया एक वोटर ID कार्ड पे, वो 3 जगह वोट डालता है। सबसे बड़ा सवाल, मैंने खैर ढूंढने की कोशिश करी, राहुल गांधी जी के पास डाटा है तो हमने खोजने की कोशिश करी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ से जब मैंने देखा एक नंबर पे सब उसका एक एड्रेस दिख रहा है, दूसरा एड्रेस नहीं दिख रहा है। एक बात तो मैं मान सकता हूँ कि जो आपके पास हार्ड कॉपीज है उसमें उसका 2 पोलिंग बूथ पे एक नंबर से रजिस्टर हो सकता है, लेकिन आपने कहा बनारस में, आपके पास UP का डाटा है ही नहीं, आपने बनारस में उसका डाटा कहाँ से निकाल लिया? खैर जहाँ से निकाला हो ये आप, मुझे नहीं पता, आप लोग खुद ही इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। अब राहुल गांधी का तीसरा सवाल ये था कि बहुत से लोगों के हाउस नंबर नहीं फील्ड है, ठीक है, बहुत से लोगों के हाउस नंबर ही नहीं है, नील है वहाँ पे। खैर मैंने जब इस चीज़ को थोड़ा ढूंढने की कोशिश करी तो मैंने एक चीज़ पाई कि जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटी छोटी जो कस्बे हैं भारत में, वहाँ पे हाउस नंबर नहीं होता है। वहाँ पर ऐसा होता है मस्जिद के पीछे वाली गली में, मंदिर के आगे वाली गली में, सपोज सरकारी स्कूल के पीछे वाली गली में, इस तरह से एड्रेस सेव होते हैं। अगर आप लोग गाँव से बिलोंग करते हैं आप लोग जानते होंगे गाँवों में हाउस नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। अगर कभी इन द केस BLO वगैरह जाते हैं और वोटर ID कार्ड बनते हैं गाँवों में कैंप लगकर, तो वहाँ पर लोगों को नहीं पता हो, तो वहाँ पे ऐसे ही एड्रेस आज भी सेव हो रहे हैं गाँवों में। ये एक कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोला कि हाउस नंबर के बिना कैसे वोट डाल सकते हैं, तो दूसरी चीज़ ये, एक धरावी जैसी मुंबई में स्लम एरिया है जो आप सब लोग जानते हो कि अनौपचारिक बस्ती, ठीक है। धरावी में कितने लोगों के पास मकान नंबर है? क्या वहाँ पर वोटर ID कार्ड नहीं बनते कि वोट वहाँ नहीं पड़ते हैं? तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल धरावी का था। तो ये कहना गलत होगा कि अगर हाउस नंबर 0 है तो मतलब वो अनऑथराइज्ड वोटर है, वो फेक वोटर है। इस चीज़ के मैं थोड़ा सा नहीं मानता हूँ इस चीज़ को, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी पे एलिगेंस नहीं लगा रहा हूँ। इसका भी अगेन जवाब आप कमेंट में लिखिएगा, आपको जो लगता हो। मुझे तो ये लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बिना हाउस नंबर के वोट पड़ते हैं, और जाहिर सी बात है गाँव में हाउस नंबर नहीं होता है आज की डेट में भी। तो अगेन अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ERO ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अब आता है हाउस नंबर 35। राहुल गांधी जी एक फोटो दिखाते हैं एक घर की, एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट जिसको वो बोलते हैं, सिंगल बेडरूम, एक नॉर्मल सी बस्ती का घर है। उसमें ये कहते हैं यहाँ पर 80 लोग रहे हैं, 80 लोगों के नाम से एक एड्रेस रजिस्टर है। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, अगर वोट चोरी हो सकती है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मैं इसके अंगेस्ट में जाकर थोड़ा सर्च करने की कोशिश करी, मुझे एक वीडियो मिलता है, जो वीडियो इंडिया टुडे के यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हुआ है। उनका रिपोर्टर उस हाउस पे जाता है, वहाँ पर बात करता है, वहाँ पर एक कपल उसको मिलते हैं। जो वो कपल मिलते हैं वो बताते हैं कि वो यहाँ पर अभी नए आए, 1 महीने से रह रहे हैं, रेंटी है वहाँ पे बेसिकली, और वो जिनका नेटिव प्लेस है वो बंगाल है। तो वो इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन उनके हाउस ओनर बता सकते हैं। फिर वो रिपोर्टर हाउस ओनर को कॉल पे बात करता है। हाउस ओनर बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहे और 80 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहे हैं पिछले 10-12 सालों में। जो यहाँ रहते थे, जाहिर सी बात जब चुनाव आता है तो वो वोटर ID कार्ड बनवाते हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ खास जगहें होती हैं जहाँ पर किसी भी कैंडिडेट की अच्छी पकड़ होती है। तो वो चाहता ये है कि जहाँ पर मेरी अच्छी पकड़ है यहाँ पर हर किसी का वोटर ID कार्ड बन जाए, क्योंकि वहाँ से मुझे वोट मिल सकता है। ठीक है, एक कॉमन सी माइंडसेट वो सबके बनवाता है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि भाई जो नए लोग रहते हैं, जो वहाँ पे कैंडिडेट हुए हैं, वो वोटर ID कार्ड बनवाते रहे उन लोगों के, इस चक्कर में बनते रहे। अच्छा, उन्होंने एक बात और शॉकिंग चीज़ बोली कि जो लोग यहाँ से चले जाते हैं वो चेंज ही नहीं कराते हैं। जो हाउस ओनर थे उन्होंने बताया, हाउस ओनर ने ये भी क्लेम किया कि मैंने किसी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर को या BLO को, मैंने किसी को ये बात नहीं जानकारी दी है कि यहाँ से लोग जा चुके हैं।
वो अपनी फॉल्ट मानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ये चीज़ साफ होती है कि पॉसिबिलिटी है कि 80 लोगों का हो। भाई एक मिडिल क्लास फैमिली, उसमें नॉर्मल सी बात 2 3 4 लोग हो सकते हैं जो वोट डाल सकते हैं, जिनका अब 4 वोट जहाँ पे हैं वहाँ पे कोई भी कैंडिडेट सोचेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ स्पेशली यहाँ पर, कि ये 4 वोट मुझे मिल जाए, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों पहलू हैं इसके। अगर राहुल गांधी के नज़रिए से देखें तो ये वोट चोरी हो सकती है, और एक जनरल कैटेगरी में देखें तो ऐसा पॉसिबल है। अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट होती है, आपने 2-4 नाम और दिए होते कि एक घर पे ऐसा है, दूसरे घर पे 90 है, तीसरे घर पे 100 है, तो थोड़ा सा एडवांस प्रूफ बन जाता है एक। बट आप एक एक करके जो प्रूफ दे रहे हो ना, तो ये होना पॉसिबल है। ठीक है, कोई भी पार्टी कर सकती है। 2-4 एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। 140 करोड़ इस देश में नागरिक हैं, उसमें से 2-4-10 केसेस निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस देश के लिए, 0.1% भी नहीं है। खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं, या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। बोलते हैं फोटो नहीं है, और जो फोटो है बहुत छोटी हैं। देखो, जिस चीज़ को मैंने सर्च नहीं कर पाया हूँ, मैं उसमें अपना पक्ष नहीं रखूँगा। फ़ोटोज़ नहीं अवेलेबल होती पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। आप लोग भी EPIC नंबर डाल के चेक कर लीजिएगा, फ़ोटो आपको नहीं दिखेगी, आपकी अपनी खुद की फ़ोटो नहीं दिखेगी। तो हम सर्च नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसमें फिर अगेन में भी हो सकता, अगेंस्ट में भी हो सकते हैं और फार में भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन बनते हैं। मे भी ऐसा हुआ हो, मे भी ऐसा ना हुआ हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया, और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है, और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया, या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए CCTV का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, CCTV फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। अब राहुल गांधी एक बात कहते हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो CCTV का डेटा है, जो पोलिंग बूथ का डेटा है, वो उन्हें चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही मांग है। कोई भी होता उनकी जगह पे यही मांग करता कि भाई CCTV कैमरा दो, जो कि पब्लिक चीज़ है, और जो चीज़ देनी चाहिए पार्टीज और जो अथॉराइज्ड कैंडिडेट है उनको आप दे सकते हैं ऐसा डाटा, लेकिन नहीं दे रही। तो इसके लिए एक सिंपल चीज़ होती है, एक RTI के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि मुझे डाटा चाहिए, आप देना पड़ेगा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि आप एक अथॉराइज्ड पार्टी हैं, आप मेन विपक्ष में बैठते हैं, तो ऐसा होना पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अभी तक नहीं गए। अब क्यों नहीं गए ये तो वो खुद ही बताएंगे। ठीक है, अगेन अब उनका नेक्स्ट बात आती है, वो एक बात बोलते हैं कि फॉर्म नंबर 6, अगेन एक नया पॉइंट आता है जिसमें राहुल गांधी बोलते हैं कि एक नाम लेते हैं शकुन रानी। उनके अकॉर्डिंग शकुन रानी जो हैं, इनके 2 EPIC नंबर हैं और ये 2 जगह वोट डाल सकती हैं। इन्होंने फॉर्म 6 का मिसयूज़ किया है। अगेन फॉर्म 6 को भी वो दिखाते हैं, बिल्कुल सही बात राहुल गांधी यहाँ पे बोल रहे हैं, इन्होंने मिसयूज़ तो किया है इस चीज़ का। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक बात और बोलते हैं, 90 साल वाले भी यहाँ पर शामिल है, 95 साल वाले भी शामिल हैं। सर आपको डाटा देना चाहिए था, अगर आप 71 साल वाले का डाटा दे सकते हैं तो आप 90 साल वाले का भी डाटा सामने रख सकते हैं। आपने नहीं रखा तो हम लोग सर्च ही नहीं कर पाए। जाहिर सी बात, अब इस बात पे हम लोग कोई बात ही नहीं बोल सकते कि 90 साल वाले का एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि आपने रिवील ही नहीं किया है। उसके बाद में अब इनके ये बेसिकली पॉइंट्स हो गए। इन्होंने अच्छा खासा ब्लेम कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारतीय निर्वाचन आयोग को, साथ ही साथ BJP गवर्नमेंट को। ठीक है, अब थोड़ा जब हम बैकएंड में जाके ऐसा कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे, क्या कभी प्रधानमंत्री के साथ किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो 20 से हटा हो और इन कारणों से हटा हो, उसकी संसदीय कैंसिल हुई हो, तो मुझे एक प्रूफ मिला। 1975 में 12 जून की तारीख है। ठीक है, इमरजेंसी के जस्ट पहले, इमरजेंसी आई थिंक 25 तारीख को लगी थी, ये 12 तारीख की बात है। प्रयागराज हाई कोर्ट की जगह है, वहाँ पर इंदिरा गांधी की संसदीय क्षेत्र प्रयागराज ही था, और वहाँ से प्रयागराज से इंदिरा गांधी की संसदीय कैंसिल करती है कोर्ट ये कहती है कि इन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री थी, चुनाव के समय इन्होंने जो भारतीय सरकार है उसके चीज़ों का दुरुपयोग किया है, जैसे गाड़ियों का, जैसे रिसोर्सेज का गलत उपयोग किया, जो कि इनको अपनी पार्टी के रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, तो वहाँ पर सरकारी रिसोर्सेज यूज़ किए। उसके प्रूफ भी होंगे उस टाइम पे। खैर मुझे
इस चीज़ को लेकर आर्टिकल ही मिला है और हाई कोर्ट की कोई ऐसी जो जजमेंट था वो नहीं मिला है। बट ये चीज़ हुई थी और उसके बाद में ये बोला गया था कि आप 30 दिन तक प्रधानमंत्री हैं, फिर बाद में इमरजेंसी वाला कांड हो गया। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं इस पर जज से हो नहीं, ना ही मैं कोई एलिगेशन लगा रहा हूँ कि मे भी पॉसिबिलिटी हो, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक, अगेन अब चुनाव आयोग ने क्या बोला है इस चीज़ पर और बीजेपी ने क्या बोला। देखो बीजेपी क्या ही बोल सकती, बीजेपी यही बोल रही है कि ये चीज़ बेबुनियाद है और बेवजह ही ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और टाइम वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ईवीएम में हुआ था, बीजेपी की तो बात खत्म हो गई खैर, और बीजेपी के नेता कुछ अलग अलग बोलेंगे, उस चीज़ को कवर करने कोई मतलब नहीं बनता है। अब आते हैं ईसीआई पे, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है। ठीक, चुनाव आयोग ने क्या बोला है, चीज़ अतार्किक है और ये मिसलीड किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। और राहुल गांधी ने जो बोला है बिल्कुल बेबुनियाद बोला है। अगर वो इस चीज़ पे श्योर है, अगर उनके पास वैलिड प्रूफ हो, तो वो एक शपथ लिखित घोषणा कर दें, साइंड डिक्लेरेशन दे दें आके, या फिर राष्ट्रीय स्तर पे माफ़ी मांगी। ठीक है, अब थोड़ा शपथ लिखित घोषणा, जो साइंड डिक्लेरेशन, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये होता है बेसिकली कि आप ये लिखते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, मैं इस पर साइन कर रहा हूँ, मैं इस पर अपनी स्टंप मार रहा हूँ, और अगर ये गलत निकलता है तो मुझे लीगली जो भी मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो कर दी जाए। ठीक है, अब एक एक्ट आता है आईपीसी का 191, 193 के तहत अगर आप मिसलीड करते हैं और आप अगर ये लिख के देते हैं, सत्यापित करके देते हैं कि आपने जो गवाही दी है या जो चीज़ क्लेम करी है वो चीज़ गलत है, फिर आपको 3 से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। सेम बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोली, अगर आप इतना श्योर हैं तो आप मुझे शपथ लिखित दे दीजिए आके, आप एक साइन डिक्लेरेशन दे दीजिए आके, उसके बाद हम इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। अगर आपकी बात सही निकलती है तो उस पर एक्शन होगा, और बिल्कुल एक्शन होता है इस चीज़ों पर। अगर गलत निकलती है तो फिर आप अगेंस्ट एक्शन होगा। राहुल गांधी वो लिख के नहीं देते हैं। राहुल गांधी का ये कहना है कि मैंने प्रेस में बोल दिया, सब कुछ हो गया। ठीक है, इस देश में चाहे कोई भी हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी में हो, चाहे वो अगेंस्ट में हो, चाहे वो एक कॉमन पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो एक भारतीय किसान हो, उसके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्ट के तहत हर चीज़ को जानने का अधिकार जो पब्लिक डोमेन में आती है। जैसे कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की बात आई थी। ठीक है, जो सीसीटीवी डाटा है उसकी बात आई, जो राहुल गांधी ने मांगा था। ठीक है, सभी को अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जानने का, लेकिन उसके लिए एक पूरा लीगल वे होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप आरटीआई को लेकर के जाएंगे कल से कि मैं तो मीडियम बोल दिया सब कुछ हो गया। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रूफ्स को रखिए और सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेगी। ठीक है, अब कांग्रेस वो ना करके जो बचे हुए 300 अलग अलग नेता हैं, ठीक, अलग अलग पार्टीज, उनको साथ लेकर के इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दे रही है। धरने का क्या मतलब बनता है? या तो आप साइन डिक्लेरेशन दे दीजिए कि भाई मैं इस चीज़ को सत्यापित करता हूँ कि ये चीज़ ऐसा ऐसा हुआ है और इसके ये प्रूफ है, तो फिर आपकी बात समझ में आती है। या तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ पर अपने प्रूफ सबमिट कीजिए आके। तो राहुल गांधी दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी तक हुआ, जो इस वीडियो में मैंने बताया, उसको मैंने ट्रांसपेरेंटली बिल्कुल रखने की कोशिश करिए, दोनों पक्षों को सामने रखने की कोशिश करिए, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, कहाँ पर क्या चीज़ जो हम सर्च कर पाए वो हमने रखा, जितना हमारी पहुँच में था। ठीक है, अब डिसीजन आपका है और ये चीज़ मैं कमेंट में छोड़ता हूँ, कौन सही है कौन गलत है। क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, या राहुल गांधी मिसलीड कर रहे हैं, या फिर बीजेपी ने वोट चोरी किया है 2024 में। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। आप लोग कमेंट में इस चीज़ को एलिब्रेट कीजिए, कमेंट में आप लोग बताइए। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हमारा काम अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से आपको कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ मोटिवेटिंग हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।